और जिन्हें आप अपोजिट कहते हैं उनमें भी कुछ चीजें कॉमन होती हैं। कोई भी चीज नहीं पैदा हुई होती अगर अपोजिट्स नहीं होती, और अपोजिट्स में सामंजस्य नहीं होता, उसके सामंजस्य से आप एक नई चीज बरामद करते हैं। मैं जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। कार्ल मार्क्स ने ये माना कि लेबर जो है वो भी एक कैपिटल है, बुनियादी चीजों का, और श्रम भी एक पूंजी है। क्योंकि पूंजी की परिभाषा ये है कि उत्पादन के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है वो पूंजी है, और लेबर के को इन्वेस्ट किए बिना, उसका विनिवेश किए बिना कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। आपके घर में अगर पैसा रखा है तो वो पूंजी नहीं है, आपकी संपत्ति हो सकती है। वो पूंजी तभी बनता है जब आप उसे किसी उत्पादन के काम में इन्वेस्ट करते हैं, तब वो पूंजी बनता है। और उसी से पूंजीवाद का मतलब कोई 10-20 लोगों के पास सत्ता होना नहीं है। पूंजीवाद का मतलब है दुनिया में पूंजी की निरंतर वृद्धि, यानी उत्पादन की भी निरंतर वृद्धि इससे जुड़ जाती है, और उससे पूंजी फिर बनती है। अब ये सिद्धांत मार्क्स का नहीं था, ये सिद्धांत एक डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजी से या एक डिफरेंट, एक भिन्न दर्शन से आया था, जो पूंजीवादी दर्शन ही था। ये सिद्धांत था रिकार्डो का। स्मिथ के बाद में रिकार्डो एक मुख्य पूंजीवादी विचारक हुए, और उन्होंने ये कहा कि श्रम भी एक किस्म की पूंजी है, लेकिन उस श्रम की पूंजी को विनिवेश करने के लिए आवश्यक है कि श्रमिक को आप कम से कम दें, वो जिंदा रह सके इतना ही दें, इससे अधिक ना दें। क्योंकि उससे अधिक अगर आप उसको देंगे तो वो पूंजी में वृद्धि नहीं करेगा, वो खर्च कर देगा उसको, वो री इन्वेस्ट नहीं होगी। और री इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है कि उसको ज्यादा दिया ही नहीं जाए। और दूसरा ये कि अगर आप उसको ज्यादा देंगे तो आपको सस्ता लेबर नहीं मिलेगा, तो उसको ऐसी स्थिति में रखें कि उसके अड्डे पर आप तत्काल दूसरा लेबर भी रख सकें। तो इस कारण से ये एक डिफरेंट किस्म का दर्शन था, डिफरेंट किस्म का विचार था। पर मार्क्स ने इसी विचार को आधार बना करके ये सवाल उठा दिया कि सरप्लस वैल्यू किसको मिले, इस पूंजी वाले को मिले जो श्रम दे रहा है, या उस पूंजी वाले को मिले जो केवल पैसा दे रहा है। तो भिन्न प्रकार की विचारधाराओं के अंदर भी आप अगर उनके डीप में जाएंगे तो उससे कुछ नई चीज निकाल सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन उसका बना सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दो तरह की एपिस्टेमोलॉजी को मिला नहीं सकते। अगर आपका सुपरवाइजर अच्छा है, इंटेलिजेंट है, अच्छा ही होगा, इंटेलिजेंट होगा, मैं मानता हूँ, मेरे जैसा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो आपसे कहेगा कि हाँ आप इनको मिला सकते हैं, इसमें कहीं कुछ बुरा नहीं। क्योंकि दुनिया में जितने नए विचार पैदा हुए वो भिन्न विचारों को मिलाने से आगे बढ़े, नहीं तो स्वयं आगे नहीं बढ़े। पाकिस्तान के बारे में जो सवाल आपने किया, मैं उससे सहमत हूँ कि रिलीजन उसका आधार नहीं है। क्योंकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात नहीं करते केवल, यानी उस रिलीजन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, या उस रिलीजन की पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। उस रिलीजन की जो बेसिक फाइंडिंग्स हैं, उस रिलीजन की जो बेसिक टीचिंग्स हैं, उसकी जो बेसिक फिलोसफी, उसकी बात करते हैं। और इस्लाम कहीं भी टेररिज्म की बात नहीं करता है। देखिए शब्दों का अर्थ कैसे बदलते हैं। हम जा रहे हो तो जिहाद में विश्वास करते हैं। अब जिहाद क्या है, तो ये हम बिना इस्लाम को जाने समझे पढ़े, ज़्यादा जाना नहीं मित्र, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उसके मुताबिक जिहाद दो प्रकार का है। एक को हम जिहादुल अकबर कहते हैं, एक को जिहादुल असगर कहते हैं। जिहादुल अकबर जो है वो ग्रेट जिहाद है। अकबर का मतलब महान, अकबर महान हम बेकार ही कहते हैं, अकबर शब्द का मतलब भी महान होता से। तो अकबर, जिहादुल अकबर जो है वो एक प्रकार का ऐसा जिहाद है जो आपको अपने अंदर के शत्रु से लड़ना है, वो बड़ा जिहाद। आपके अंदर की जो कुंठाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो द्वंद्व हैं, जो लिप्साएं हैं, यानी जितने भी इविल्स आपके अंदर हैं, अपने अंदर के इविल से लड़ना, वो जिहाद है। वास्तविक जिहाद वो है जिसको हमने, वो बड़ा जिहाद है, जिहादुल अकबर का। हमने महावीर को महावीर क्यों कहा? वो किससे लड़े थे? कोई युद्ध तो किया नहीं था, वो अपने अंदर के शत्रु से लड़े थे। उनसे लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है बाहर के शत्रु से लड़ने की बजाय। आदमी दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकता है, अपने पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शोधार्थी के लिए जरूरी है कि अपने पर विजय प्राप्त करे, थोड़ा थोड़ा महावीर हो जाए। तो ये जो जिहादुल अकबर है उस तरह का जिहाद है।
और जिहाद अल असगर जो है वो एक स्मॉल जिहाद माना गया उसको, जो आप टॉर्चर के खिलाफ करते हैं, और वो भी तब करते हैं जब अन्याय से लड़ने का और कोई रास्ता न रह जाए। इस्लाम जो हिंसा की अनुमति देता है वो केवल तब देता है जब अन्याय से लड़ने के लिए और कोई भी उपाय नहीं रहा, यानी आप सारे उपाय आजमा चुके हैं, तब। ऐसा तो हुआ नहीं है ना पाकिस्तान में, ना कहीं और। ऐसा तो हुआ नहीं कि सारे उपाय अपना लिए गए और कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है उसमें रिलीजन कहीं नहीं है, ना रिलीजन का उसको सपोर्ट है, ना वो धर्म से सम्मत हो सकता है। इस्लाम उसको अप्रूव नहीं करेगा, जहाँ तक दार्शनिक स्तर का और नैतिक स्तर का सवाल है। अब राजनीतिक स्तर पे तो हम हर चीज़ का इस्तेमाल, हमारे यहाँ भी हिंदुत्व का इस्तेमाल होता है राजनीतिक स्तर, इस्लाम का भी होता है, और ईसाइयत का भी। ईसाइयत ने तो धर्म युद्ध लड़े, दुनिया में बड़े युद्ध हुए ईसाइयत के नाम पर। तो इसलिए, लेकिन वो सब ईसाई तो नहीं कहती है बेचारे। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अभी दुनिया में कोई ईसाई नहीं है। उससे जब उनका जब ईसाई की तारीफ उन्होंने की तो लोगों ने कहा अभी कोई ईसाई नहीं है, ये तो सब ईसाई नहीं है, क्योंकि ये तो भूल चुके हैं, उन टीचिंग्स को भूल चुके हैं। तो ये कैसे ईसाई है? खाली नाम के ईसाई है। जैसे आप डिग्री ले लें और शोध ना करें, वैसा मामला है। तो इसलिए हो गया तो ठीक है, उसमें क्या। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो है। दूसरे मैं ये भी कहता हूँ कि आप जरा सोचिए कि ये टेररिज्म जो पैदा होता है, मान लीजिए कभी कभी आइडेंटिटी के नाम पर पैदा होता है, तो ये जो टेररिज्म पैदा होता है, ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, इसके पीछे क्या है? अगर आप वास्तव में शोध करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स में जाइए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुओं और मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम थी वास्तव में नेशन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो यही था कि हर रेस, जाति, लैंग्वेज, एक ट्रेडिशन, ये सारी एक नेशन है। ये नेशन की परिभाषा, तो ये नेशन है, और ये नेशन एक सार्वभौम राजनीतिक संगठन के रूप में आ जाए, ये राज्य है। ये नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य इसको कहा गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ, सावरकर भी वही कह रहे थे, जितना कह रहे थे। तो ये जो डिफरेंस है, ये दरअसल उस नेशन स्टेट के डेफिनेशन से आया हुआ है। तो अगर आप वास्तव में रिसर्च करना चाहते हैं इस विषय पर, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा कि ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन ने हमको प्रभावित किया, कैसे हमने उस तरह से सोचना शुरू किया, और क्यों ऐसा था कि केवल जो पढ़ा लिखा वर्ग था, और दुर्भाग्य से वही वोटर था। 47 से पहले हमारे देश में जो वोटर था, वो या तो वो था जो एक निश्चित मात्रा में टैक्स देता था सरकार को, यानी प्रॉपर्टी पर्सन थे, और या जो एक निश्चित मात्रा में एजुकेटेड था। क्वालिफाइड वोटिंग जिसको हम कहते हैं, वो थी। इस क्वालिफाइड वोटिंग में क्यों मुस्लिम कम्युनिटी ने पाकिस्तान में होने का समर्थन किया? इसलिए किया क्योंकि वो जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न एजुकेशन से उनको मिला है, वेस्ट में जो नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वहां से जो मिला है, उस वही उनके दिमाग में था कि यही होता है राष्ट्र। हमारे यहाँ राष्ट्र की परिभाषा थी नहीं कभी। हम तो सारी प्रजा को राष्ट्र मानते थे। राष्ट्र शब्द का हमारे यहाँ प्रजा था, जो भी टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं सारे राष्ट्र। उसको इस आधार पर नहीं कहा कि हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, क्या है, या कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या करते हैं। पर ये बाद में जब ये चीजें बन गई, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कैसे ब्रिटिश कैसे यूरोपियन या पश्चिमी साम्राज्यवाद ने ही राष्ट्रवाद की धारणा को जन्म दिया, क्योंकि स्वतंत्र होने का और कोई उपाय नहीं था। सब लोग संगठित होकर स्वतंत्र हो सकते थे। तो कैसे उसने किया, कितना सबसे पहले यूनान में डेवलप हुआ। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो टर्की एम्पायर के खिलाफ, ईस्टर्न यूरोप में छोटी छोटी जातियाँ थी, सारे जिसको बाल्कनाइजेशन कहते हैं, सारे अपने अपने तरीके से अलग अलग होने लगे। कितने झगड़े आपस में हुए आप जानते हैं सब चीज़ों। वही झगड़े हमारे यहाँ आ गए और आज भी हो रहे हैं। हमारी स्टेट्स आपस में लड़ रही है। पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में लड़े, वहाँ भी पंजाब और सिंध के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, वजीरिस्तान और अफगानिस्तान, ये इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी नेशनल स्टेट की डेफिनेशन से आती है, और इसका हल भी उस डेफिनेशन को बदलने में, बौद्धिक स्तर में। व्यवहार में तो अब राजनीति की जाने क्या करना क्या नहीं करना। एक बात और कही गई कि ये चेतना का वर्ग विभाजन होता है। जैसे मैंने कहा कि जो वातावरण है वो प्रभावित करता है, और
जो आपने कहा कि हाशिए के जो वर्गों की चेतना पर गौर नहीं किया जाता, नहीं किया जाता था, ये कहना चाहिए, नहीं किया जाता नहीं कहना चाहिए। अब किया जाना शुरू हुआ है, काफी इस पर काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे वर्गों से आए हैं लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो चेतना जो है वो वर्ग उसको प्रभावित जरूर करता है पर वो उससे बद्ध नहीं है। डॉक्टर जी.सी. पांडे ने एक बार कहा था कि परंपरा के बारे में, उन्होंने कहा था कि परंपरा जो है वो इतिहास संभवा है पर इतिहास बद्ध नहीं है। उसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि चेतना जो है मनुष्य की वो वर्ग प्रभावित है, वर्ग बद्ध नहीं। अगर वर्ग बद्ध होती तो मार्क्स ये नहीं कहते कि मिडिल क्लास ही आगे का अवागार्ड है। लड़ाई तो प्रोलेटारिएट के लिए कर रहे थे तो उसका अवागार्ड, क्योंकि डी क्लास होना भी चेतना का ही काम है। तो इसलिए चेतना ये अटल नियम नहीं है कि चेतना वर्गबद्ध होगी, वो प्रभावित होगी उससे, लेकिन वास्तव में अगर वो शुद्ध चेतना है और अपने प्राप्त जो दत्त उसको सत्य है उस पर सवाल उठाने की क्षमता उसमें विकसित होती है तो वो मुक्त हो जाती है। एक कहा गया फास्ट चेंजेज हो रहे हैं, भैया ये भी डिग्री का ही सवाल है। आपने स्पष्ट भी कर दिया था कि अभी साल भर में खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जल्दी करके दे दें या क्या हो। शोध और सत्य की तलाश तो एक अनवरत प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। प्रोजेक्ट के लिए शोध करना अलग बात है और सत्य की तलाश के लिए शोध करना अलग बात है। मेरा संबंध सत्य की तलाश से किए गए शोध से है। प्रोजेक्ट की तलाश में क्या करना चाहिए ये आपके सुपरवाइजर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य जी। अभी हम लोग भोजन के लिए रुकेंगे यहीं पर। 1 घंटे का अंतराल है, 2:30 बजे से फिर अगला सत्र है, इसमें प्रोफेसर अरविंद जी का व्याख्यान है, अरविंद झा जी का, तब तो एपिस्टेमोलॉजी ऑन्टोलॉजी इश्यूज पे। आप लोग अभी खाना खाएं और 1 घंटे बाद इस कक्ष में पुनः हम लोग मिलेंगे 2:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।